इनके जुमले इनको खुद भी नहीं पता कितने ज्यादा गलत साबित होते हैं। ये खुद भी इतनी गलत गलत बातें कह देते हैं कई बार कि शायद इनको खुद अंदाजा नहीं होता है कि हम बोल क्या रहे हैं। पर सरकार जिसको करना चाहिए वो कर क्या रही है, वो दे रही है जुमले। 6 साल बेमिसाल का नारा देकर खुशियां मना रही है। आप दूसरी सरकारों से अपना मुकाबला करते हैं। 70 सालों में जिस सरकार ने थोड़ी थोड़ी चीजें करके जमा करी, थोड़ी थोड़ी चीजें करके हमारे भारत को अच्छा बनाने की कोशिश करी, आपने आज उन चीजों को बेच दिया। आप जो अभी तक 6 साल से ढोंग करते आए हैं, लोगों के बीच नफरत पैदा करते आए हैं, जो आज तक आपने हर चीज राजनीतिकली करी, वो राजनीति कहाँ मर जाती है आपकी। संबित पात्रा लगातार डिबेट्स में मुल्ला मुल्ला करके बात करता है, लगातार एक कम्युनिटी पे टारगेट करता है, वो राजनीति नहीं है आपकी पार्टी की। हमारी वित्त मंत्री जी ये कह देती हैं कि मैं तो प्याज खाती ही नहीं, मुझे क्या मतलब प्याज महंगी हो रही है, वो ड्रामेबाजी नहीं है। आप जाइए किसी सभा में और वहां पे बोलिए देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। वो दंगे भड़काना नहीं होता, वो एकता बनाना होता है, हिंदू मुस्लिम की एकता होती है। और जेल में भी कब डाल दिया जाएगा, जब आप एक मुसलमान हैं। औरतें शाहीन बाग में बैठी हैं, हमको वेश्याओं का नाम दे रहे हैं, ये आपकी राजनीति है। कितना गिरेंगे। सफूरा जरगर जो है ना, एमफिल कर रही है। अगर एक भी भक्त इतना पढ़ा लिखा है तो इतने से भी हिम्मत है तो आए हम जैसे लोगों के सामने, वो हिप्नोटाइज करने की वजह से, और वो नाम है मोदी। बस उसके बाद सब कुछ खत्म। उसके बाद कोई देश की लड़की लड़की नहीं, कोई हिंदू हिंदू नहीं, कोई मुसलमान मुसलमान नहीं। लोग धार्मिक हिंसा में हमारे भारत टॉप 14 देशों में से एक है, टॉप 14। यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी हम ऊपर हैं। तो जी न्यूज के बारे में तो मैं सोचती हूँ कि जी न्यूज जो है वो कोरोना का मरकज बन चुका है। जैसा कि सुधीर तिहाड़ी कहता ही है हमेशा कि हो सकता है इसमें पाकिस्तान की कोई साजिश हो, जो करोगे वो ही भरोगे, नफरत करोगे ना तो नफरत ही पाओगे। न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश के तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट नेहा भारती मौजूद हैं। मैं नेहा आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि लगातार तमाम दावे जो हैं सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, पर जमीनी स्तर पर उतर करके देखते हैं तो वो दावे जो हैं खोखले नजर आ रहे हैं। 20 लाख करोड़ के मुआवजे का ऐलान किया गया, मजदूरों के हाथ में कुछ नहीं है। किस तरीके से देखा जा रहा है इन चीजों को? 20 लाख करोड़ तो खैर हमें पहले से ही पता है कि एक बहुत बड़ा जुमला है। जो पहले 15 लाख था वो 20 लाख करोड़ में बदल चुका है। पहले वो जुमला था, अब 20 लाख करोड़ जुमला बन चुका है। 20 लाख करोड़ की हम बात करें तो रघुराम राजन जी ने ये कहा था अभी थोड़े टाइम पहले ही, जब कोरोना का काल चल ही रहा था हमारे यहाँ, तभी उन्होंने कहा था कि अगर 7,500 रुपए अगर आप हर गरीब फैमिली को, 12 करोड़ परिवार ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और गरीबी रेखा के पास आते हैं, कि अगर आप 7,500 रुपए सबको भी देंगे तो आपका 65,000 करोड़ खर्च हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 65,000 करोड़। और सरकार ने मुआवजा देने की बात करी है 20 लाख करोड़ की, जो बहुत बड़ी संख्या है। उसके बाद भी हम देखते हैं जो 12 करोड़ जो परिवार है, उनके हाथ अभी तक ना कुछ लगा है, और वो दिन रात हम खबरों में देखते हैं कि वो लगातार मर रहे हैं। वो कभी किसी चीज से कुचले जाते हैं, कभी वो भूख से मर रहे हैं। देखिए, कोरोना काल में ये बहुत बुरी बात है कि कोरोना काल में लोग कोरोना से नहीं मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं भूखमरी से, लोग मर रहे हैं ट्रेन के नीचे कुचलने से, लोग मर रहे हैं अपने घर जाते वक्त, लोग इस हालात से मर रहे हैं कि वो लड़कियां प्रेग्नेंट हैं, औरतें प्रेग्नेंट हैं, उनके पेट में बच्चे हैं, और उनके पति की बॉडी लेने वो जा रही है, गांव में उनके पति की डेथ हो गई है तो पुलिस उनको जाने नहीं दे रही है, वो वहां पर बैठी हुई रो रही है, हम ये देख रहे हैं। उनको किसी को कोरोना नहीं है, वो कोरोना पेशेंट नहीं है, या फिर जो भी मजदूर है उनमें से कोई कोरोना पेशेंट नहीं है, किसी की भी डेथ हो रही है कोरोना से नहीं हो रही है, वो भूखमरी से हो रही है। सरकार लगातार वादे कर रही है 20 लाख करोड़ के, कि हमने 20 लाख करोड़ में से 10 लाख करोड़ के हमने दे भी दिए। अभी एक स्मृति ईरानी है, उनका एक बयान आया है कि हमने 80 करोड़ परिवारों को राशन पहुंचा दिया है, 80 करोड़ राशन पहुंचा दिया है परिवारों को। 25 से 30 करोड़ परिवार भारत में टोटल हैं, 25 करोड़ ही होंगे भारत में टोटल परिवार जो हैं, भारत की टोटल संख्या है, उनमें से 80 करोड़ को ये राशन पहुंचा चुके हैं। इनके जुमले इनको खुद भी नहीं पता कितने ज्यादा गलत साबित होते हैं। ये खुद भी इतनी गलत गलत बातें कह देते हैं कई बार कि शायद इनको खुद अंदाजा नहीं होता है कि हम बोल क्या रहे हैं। उसके बाद
अगर हम 20 लाख करोड़ की यहाँ पर बात कर रहे हैं और वो यहाँ पर हमारी जमीन पर कितने उतर कर आ रहे हैं, कितने लोगों के काम आ रहे हैं, तो उनमें से शायद 1 रुपया भी किसी ने काम में अभी तक नहीं आया है। सरकार ने कहा कि हम राशन पहुंचा रहे हैं, हम खाना पहुंचा रहे हैं। राशन और खाना देखिए ये कैसा पहुंचा रहे हैं। रोटियों पे मोहर लग रही है, जो मोहर होती है वो लग रही है, उस पे लिखा हुआ है मोदी आहार। जो राशन पहुंच रहा है उस पे भी राजनीति करने पे तुले पड़े हैं। मोदी आहार लिख लिख कर लोगों को राशन दे रहे हैं। राशन में क्या है? 1 किलो आटा, गेहूं, चावल, ये इनके लिए राशन है जो शायद ही किन्हीं लोगों तक पहुंचा हो। हम लगातार देख रहे हैं कि जो विपक्ष के नेता है वो बसों का इंतजाम कर रहे हैं। प्रियंका गांधी की हम बात करें तो वो यूपी के लिए उन्होंने बसों का इंतजाम किया। लगातार हम राहुल गांधी को देखें तो वो बड़े बड़े लोगों से बात कर रहे हैं कोरोना के लिए कि किस तरह से कोरोना को हटाया जाए। हम एक्टर्स देख लें या एक्ट्रेस देख लें, लोगों की हम देखें, सोनू सूद की हम बात करें या फिर बहुत सारे शाहरुख खान की हम बात करें, आमिर खान की हम बात करें, काफी सारे लोग अगर हम बात करते हैं ऐसे, उन्होंने बहुत मदद की है मजदूरों की, गरीब लोगों की। पर सरकार जिसको करना चाहिए वो कर क्या रही है? वो दे रही है जुमले। और सबसे मेन बात जो वो कर रही है वो ये कर रही है कि वो 6 साल बेमिसाल के अपने नारे देकर खुशियां मना रही है उस दिन जिस दिन मजदूर मर रहे हैं, जिस दिन मजदूर रेल के नीचे कुचले जा रहे हैं, जिस दिन वहां पर रोटियां मिल रही है, बच्चों के खिलौने मिल रहे हैं, और हमारी सरकार 6 साल बेमिसाल का नारा देकर खुशियां मना रही है। उनके भक्त 6 साल बेमिसाल के नारे दे रही है और खुशियां मना रही है। 6 साल की हम बात करें तो 6 साल सबसे मनुष्य साल रहे अभी तक के हमारे। जितनी भूखमरी इन सालों में आ गई, आपने हमारी हर चीज बेच दी। आप दूसरी सरकारों से अपना मुकाबला करते हैं। 70 सालों में जिस सरकार ने थोड़ी थोड़ी चीजें करके जमा करी, थोड़ी थोड़ी चीजें करके हमारे भारत को अच्छा बनाने की कोशिश करी, आपने आज उन चीजों को बेच दिया। आपने हमारे रेलवेज को बेच दिया, आज आपने हमारे एयरपोर्ट्स को नीलाम कर दिया, आज आपने हमारे लाल किले को, जिसको भारत को बहुत बड़े तरीके से देखा जाता है, लाल किले को आपने लीज दे दिया। आप क्या करना चाह रहे हैं? आप ये 6 साल आपकी बेमिसाल है। ये आपका 20 लाख करोड़ का वादा है जो आपने लोगों को दिए। लोगों के घर पे आज चूल्हे नहीं जल रहे हैं, लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं तो पुलिस उन पर लाठी चार्ज कर रही है। ये हमें देखना पड़ रहा है आज अपने मजदूरों के साथ। और हम वादे कर रहे हैं यहाँ पे कि आपको 20 लाख करोड़ देंगे। सरकार हमसे ये वादे कर रही है, सरकार हमसे वादे कर रही है कि 6 साल बेमिसाल जैसे रहे वो आगे भी रहेंगे। तो हम ऐसे मनुष्य साल जो 6 साल बेमिसाल के वादे करते हो, 6 साल जो मनुष्य साल जो हमारे बीते हैं, हम नहीं चाहते हमारा एक भी दिन ऐसा बीते। अब एक भी दिन। नेहा, आपने प्रियंका गांधी का जिक्र किया, राहुल गांधी का जिक्र किया। अभी देखने मिला है दिल्ली में राहुल गांधी की एक सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हो जाती है। उस तस्वीर को लेकर के जो हमारी वित्त मंत्री हैं वो कहती हैं कि ड्रामेबाज कर रहे हैं, जितने भी कांग्रेसी हैं उनको अगर पास दिया हुआ है सरकार की तरफ से तो उस पास को रद्द कर देना चाहिए। यहाँ के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष को भी करवा लिया जाता है। तो जो तानाशाही रवैया है, एक तो आप मजदूर के लिए कुछ करना नहीं चाहते और कोई करना चाह रहा है तो उसे हाउस अरेस्ट करवा रहे हैं, तो किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आप रोटियों पे मोदी आहार लिखकर भेजे वो राजनीति नहीं है जनाब। आप राशन दे और मोदी आहार लिखकर भेजे वो राजनीति नहीं है। आप छोटे छोटे बच्चों के गले में पटके डाल दे मोदी के नाम के, वो मोदी की क्या कहते हैं, उनकी राजनीति नहीं है। आप सबको मोदी मोदी के नारे लगवाएं वो राजनीति नहीं है। आप लगातार लोगों पे इमोशनल अत्याचार करते रहे वो राजनीति नहीं है। आप हिंदू मुसलमान की राजनीति करवाए वो राजनीति नहीं है। अब राजनीति में आकर दंगे करवा दे वो राजनीति नहीं है। राजनीति वो है कि आप किसी मजदूर के साथ जाके बैठ जाएं और उनका दर्द बांट ले, तो वो राजनीति है। आप प्रधानमंत्री होकर 5 लोगों के पैर धो रहे हैं जिनको आप दलित बता रहे हैं, और आपने शर्म के मारे उनके पैर भी नहीं धोए। उनको भी बड़ी जाति के 5 के 5 ब्राह्मण वहां पर बैठा के आप उनको दलित का नाम देते हैं, वो राजनीति नहीं है। पर आप किसी मजदूर के लिए बसें लगवा दे तो वो राजनीति है। आप किसी मजदूर के साथ बैठ जाए, उनकी कोई हेल्प कर दे तो वो राजनीति हो गई। और आप जो अभी तक 6 साल से ढोंग करते आए हैं, लोगों के बीच नफरत पैदा करते आए हैं, जो आज तक आपने हर चीज राजनीतिकली करी, वो राजनीति कहां मर जाती है आपकी? आपको हमेशा इसी टाइम पे राजनीति क्यों याद आती है?
संबित पात्रा लगातार डिबेट्स में मुल्ला मुल्ला करके बात करता है, लगातार एक कम्युनिटी पे टारगेट करता है, वो राजनीति नहीं है आपकी पार्टी की। पर दूसरी पार्टी थोड़ा सा भी कुछ कह दे तो वो राजनीति बन जाती है। राहुल गांधी की जो फोटोज अभी दिख रही है, मैं किसी पार्टी के समर्थक नहीं हूं, फिर भी राहुल गांधी की जो फोटो दिखती है उसमें कम से कम अगर वो बैठ रहे हैं लोगों के साथ तो कम से कम उनका थोड़ा बहुत तो दुख दूर हो रहा है ना। कुछ ना करने से तो कर रहे हैं ना। आपकी तरह बैठ के जुमलेबाजी तो नहीं कर रहे, आपकी तरह बैठकर 20 लाख करोड़ का वादा तो नहीं कर रहे, वो कम से कम लोगों की थोड़ी सी मदद तो कर रहे हैं ना। प्रियंका गांधी यूपी में बस लगवा रही है, उससे लोग घर ही तो पहुंचेंगे ना अपने। वो राजनीति कर भी रही है। अगर आप राजनीति में हैं, अगर आप कुछ भी करते हैं, अगर आप लोगों से मिलते हैं, लोगों के साथ खाना खाते हैं, उनके साथ ढोंगबाजी करते हैं, तो वो राजनीति ही है। अगर आप राजनीति में कुछ करेंगे, आपकी फोटोज वायरल होगी तो उसको राजनीति में ही गिना जाएगा। पर राजनीति कौन सी अच्छी है बुरी है वो हम पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से हैं। अगर आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं ना जनाब, तो वो भी राजनीति में गिना जाएगा, क्योंकि राजनीतिज्ञ ही हैं आप राजनीति के लिए काम करते हैं, आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप लोगों के घर 7,500 रुपए, जैसे रघुराम राजन जी ने कहा, अगर 7,500 रुपए भेज देंगे तो उसको भी राजनीति में ही गिना जाएगा, वो भी राजनीति के लिए हो रहा है। पर उसको हम बुरा नहीं कहेंगे, उसको हम अच्छा कहेंगे। उसके बाद ही कहते हैं ड्रामेबाज। ड्रामेबाज की अगर मैं बात करूं तो मोदी जी से बड़ा ड्रामेबाज कौन हो सकता है। उन्होंने 5 दलितों के घर जाकर उनके पैर धोए, वो ड्रामेबाज नहीं है। उसके बाद हमारी वित्त मंत्री जी ये कह देती हैं कि मैं तो प्याज खाती ही नहीं, मुझे क्या मतलब प्याज महंगी हो रही है, वो ड्रामेबाजी नहीं है। ड्रामेबाजी किसे कह रहे हैं आप लोग कि किसी मजदूर के साथ बैठना, उसका दर्द बांटना, उसका दुख बांटना, वो राजनीति हो गई। बाकी कुछ राजनीति है ही नहीं, क्योंकि वो आपकी पार्टी के लोग हैं। क्योंकि नेहा जी, हम लोग लगातार देख रहे हैं कि जो लॉकडाउन का चौथा चरण है, ये तो लॉकडाउन में मजदूरों की जो समस्याएं हैं वो तो लोगों के सामने है, पर इस लॉकडाउन के पीछे एक बड़ा खेल खेला जा रहा है। सियासी का प्रोटेस्ट का विरोध कर रहे थे, उन लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। कल ही आसिफ तन्हा को गिरफ्तार किया गया और लगातार हम लोग देख रहे हैं शपुरा जारगर को जानबूझ करके ट्रोल किया जाता है, जो सरकार के खिलाफ हुआ है। उसे सबसे पहले जो है ये रेप की धमकी, तमाम बातें कहते हैं। आपके साथ भी ये चीजें लगातार हम लोग कमेंट बॉक्स में देखते हैं, तो किस तरीके से देखते हैं, महिला अगर बोलती है तो उसके सवाल उठाए जाते हैं, तो वहीं लॉकडाउन के आड़ में तमाम लोगों को गिरफ्तार करके जेल के पीछे ठूस दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि दिल्ली दंगे में यही लोग मुख्य आरोपी हैं। तो कैसे देखिए, मैं बताती हूँ, आप जाइए किसी सभा में और वहां पे बोलिए देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। वो दंगे भड़काना नहीं होता, वो एकता बनाना होता है, हिंदू मुस्लिम की एकता होती है। आप जाइए वहां पर, आपके साथ पुलिस वाले ऐसे जो खड़े हैं, कमिश्नर खड़े हैं, उनके साथ जाकर खड़े होकर बोलकर आइए कि हम आपको अल्टीमेटम दे रहे हैं, 3 दिन का अल्टीमेटम, फिर हम खुद देखेंगे हमें क्या करना है। उसके 3 दिन बाद दंगे हो जाते हैं, पर वो लड़ाई के लिए नहीं हो रहा, वो तो एक ही के लिए हो रहा है, हिंदू मुसलमान एकता के लिए हो रहा है सब कुछ। आपके परवेश वर्मा जो है, जो स्टार प्रचारक भी बने, उसने कितनी बातें ऐसे कह दी, मुसलमान ये मुसलमान वो, टारगेट कर करके पता नहीं क्या क्या बोल दिया उनको गालियां बक दी, उनकी लड़कियों के बारे में पता नहीं क्या क्या कहा इनके नेताओं ने। पर वो गलत नहीं है, वो दंगे भड़काना नहीं है। आप एनआरसी के लिए, एनपीआर के लिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि उसमें आपकी नागरिकता छीनी जा रही है, जिसका आपको कोई हक भी नहीं है, जिसका सरकार को कोई हक भी नहीं है कि लोगों की नागरिकता पे सवाल उठाए। जब आपको वोट देते हैं लोग, तब आप नागरिकता पे सवाल नहीं उठाते, क्योंकि आपको खुद का लालच होता है। पर जब आपकी सरकार आ जाती है तो आप एक कम्युनिटी को टारगेट करके ये सोचने लगते हैं कि हम इनको कैसे भारत से बाहर निकाल के फेंके। वो आपकी राजनीति नहीं होती, वो आपका दंगा भड़काना नहीं होता, उनमें से कुछ भी दंगा भड़काना नहीं है। आपके जो टुच्चे मुच्चे लोग हैं, वो डिबेट में आकर संबित पात्रा जैसे लोग मुल्ला मुल्ला करके बात करते हैं, वो दंगे भड़काना नहीं होता। दंगे भड़काना ये होता है कि आप पीसफुल मार्च कर रहे हैं, आप सरकार के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, उनकी नीतियों के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि वो नीतियां गलत है, तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। और जेल में भी कब डाल दिया जाएगा? जब आप एक मुसलमान हैं। आपको जब जेल में डाला जाएगा कि आपका सरनेम देखा जाएगा कि कहीं आपका सरनेम मिश्रा तो नहीं है, कहीं आपका सरनेम परवेश वर्मा तो नहीं है,
कहीं आप ठाकुर तो नहीं लगा रहे हैं? आपको ये देखकर जेल में डाला जाएगा कि आपके पीछे खान अब्दुल्ला तो नहीं लगा, आपको तब जेल में डाला जाएगा। कितने सारे लोग हैं जामिया में कि जामिया में हिंदू नहीं पढ़ते, जामिया में हम जैसे लोग नहीं जाते। जामिया में सिर्फ उन लोगों को टारगेट किया गया है सिर्फ कोरोना की आड़ में आकर, क्योंकि पता है कि अभी कोई कुछ नहीं कर सकता, उनको जेल में डाल दिया गया। एक 3 महीने की प्रेग्नेंट लड़की जिसके पेट में 3 महीने का बच्चा है, उस लड़की के साथ टॉर्चर किया गया। खालिद सैफी, उन्होंने पीसफुल मार्च किया, उनकी दोनों टांगे तोड़ दी गई, उनकी उंगलियां तोड़ दी गई। ये रियलिटी है। और आप कह रहे हैं कि उन्होंने दंगे भड़काए, उन लोगों ने दंगे भड़काए। छोटे छोटे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, वो 22-25 साल के हैं, वो दंगे भड़का रहे हैं। वो पीसफुल मार्च कर कर वहां पर बैठे हैं, भूखे प्यासे औरतें शाहीन बाग में बैठी हैं, हमको वेश्याओं का नाम दे रहे हैं। ये आपकी राजनीति है। कितना गिरेंगे? सफूरा जरगर को आप क्या क्या नहीं बोल दिया आपने? सफूरा जरगर के लिए जब हमने अपनी आवाज उठाई तो आपने हमें क्या क्या नहीं बोल दिया? कितनी गंदी गंदी बातें की गई वहां पर लड़कियों के लिए, लड़कियों को टारगेट किया गया कि तू तो वेश्या है, तू तो शाहीन बाग में ये कर रही है। आपको पता है शाहीन बाग में क्या हो रहा है? शाहीन बाग में जाकर पूछिए, जब एक माँ अपना छोटा सा बच्चा खो देती है, पर वो फिर भी वहां पर आती है क्योंकि उसे अपनी नागरिकता पे सवाल उठाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो चाहती है कि मैं भारत में जी हूं और भारत में ही मरूंगी, इसलिए वो वहां बैठती है। और आप उन पर सवाल उठाकर ये कहते हैं कि शाहीन बाग में तो ये कराने जाती है, वो कराने जाती है। सफूरा जरगर पे सवाल उठाने वाले एक भी भक्त, अगर सफूरा जरगर जो है ना एमफिल कर रही है, अगर एक भी भक्त इतना पढ़ा लिखा है तो इतने से भी हिम्मत है तो आए हम जैसे लोगों के सामने और बोलकर दिखाए कुछ। अनपढ़ जाहिल घर पे बैठे बैठे अपने ये सब करते हैं और सवाल उठाते हैं जामिया के स्टूडेंट्स पर। जामिया का स्टूडेंट्स होना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत टफ पेपर आते हैं वहां पर। जेएनयू के स्टूडेंट्स होना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत टफ पेपर आते हैं। तब आपका उन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होता है और आप उन्हीं पर सवाल उठाते हैं और उनको वैश्यों का नाम देते हैं। शर्म नहीं आती कि आपके घर पे भी माँ बहन बेटियां हैं, उनके बारे में कोई दूसरा इंसान कोई ऐसा बोलेगा तो आपको कैसा लगेगा? पर इनकी शर्म भी मर चुकी है, इनका सब कुछ मर चुका है। सिर्फ एक ही नाम इनको याद रहता है, उठते सोते बैठते जागते हर चीज ये भूल चुके हैं, सिर्फ इनको एक ही नाम याद रहता है, वो हिप्नोटाइज करने की वजह से, और वो नाम है मोदी। बस उसके बाद सब कुछ खत्म। उसके बाद कोई देश की लड़की नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं। और हिंदू की भी बात करूं तो मैं, ये हिंदुओं के भी नहीं है, ये किसी के नहीं है। इन्होंने कितने हिंदुओं को जेल में डाल रखा है, कितने हिंदुओं के ऊपर भी केस कर रखा है। क्या क्या नहीं करते ये लोग अपनी राजनीति के लिए। इनको मतलब है सिर्फ गद्दी से, इनके लिए अपनी माँ बहन बेटी, इनके लिए अपना भाई अपना बाप कुछ नहीं है। इनके लिए सिर्फ एक ही चीज है जो वहीं पर आती है और वहीं पर खत्म हो जाती है, वो है इनकी तानाशाही गद्दी। पर लोग ये नहीं समझ रहे। पता नहीं लोग, मुझे नहीं पता कि कब समझेंगे, बट जब भी लोग समझेंगे तो मुझे लगता है उनको एक तरीके से बहुत ज्यादा उनको फील होगा कि शायद हमने जो किया, जो देश की लड़कियों के साथ किया, जो लड़कियों को बोला, वो कहीं ना कहीं बहुत गलत था। क्योंकि नेहा जी हम ये भी लगातार देख रहे हैं जो तमाम इंसिडेंट देश में हो रहे हैं उसका बाहरी मुल्कों में असर बहुत ज्यादा हो रहा है। अमूमन मीडिया तो यही बताता है कि मोदी जी का डंका बज रहा है। अभी लगातार हम देख रहे हैं यूएस लगातार, यूएन लगातार सवाल उठा रहा है, यूएससीआरएफ बोल रहा है, ओआईसी ने खुले तौर पर चेतावनी दी है कि जो आपके देशों में हो रहा है इस्लामोफोबिया इन इंडिया, जो ट्विटर पर ट्रेंड किया गया, सवालों के जवाब मांगे जा रहे हैं। पर मोदी सरकार इस बात से पल्ला झाड़ रही है कि हमारा अंदरूनी मामला है, इसमें दूसरे लोगों को की इजाजत नहीं है। जो भारत सरकार की, खासतौर पर एक भारतीय की जो छवि दूसरे देशों में बन रही है मौजूदा सरकार के जरिए, तो किस तरीके से देखते हैं इसे? देखिए, हमेशा कहते हैं ना कि गुनहगार के चक्कर में हमेशा बेगुनाह पिसता ही है, हमेशा पिसता है। बेगुनाह कौन? हम लोग। जैसे हम लोग हैं वो बेगुनाह है क्योंकि हमने मोदी सरकार को वोट नहीं दिया था। तो आज उन गुनहगार लोगों की वजह से, तो मैं तो गुनहगार ही कहूंगी कि जो भी आज हो रहा है हमारे साथ, जो बाहर के देश हमारे बारे में सोच रहे हैं, तो शायद वो उन लोगों की वजह से आज हम पिस रहे हैं। हमने मोदी को वोट नहीं दिया तब भी हमें ऐसे लोगों की तानाशाही का, हम नीचे हैं उनके, आज हम परेशान हैं उनकी तानाशाही की वजह से। और अगर हम बाहर के मुल्कों की बात करते हैं कि बाहर के मुल्कों ने हमारे बारे में क्या कहा, तो बाहर के मुल्कों की अगर हम बात करें तो इस्लामोफोबिया तो यहाँ पर फैला हुआ है, सबको पता है, सभी कहते हैं। पर अगर आप इस्लामोफोबिया का नाम लेते हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा।
ये हमारे यहाँ भारत की रियलिटी बन गई है। आप हाउडी हाउडी मोदी की बात करते हैं, हाउडी मोदी के पीछे का राज आप जाने एक बारी। हम अगर पोस्टर देखें तो वहां पर लिखा हुआ था कि क्या कहते हैं, उसका नाम क्या था, तानाशाह, मैं भूल गई हूँ अभी उसका, जिसको मोदी का दूसरा रूप जिसका कहते हैं, मैं नाम भूल रही हूँ उनका। उनको उनकी फोटो लगा हुई थी, एक साइड इनकी और एक साइड मोदी की, और उसमें ये लिखा हुआ था कि, मैं नाम भूल रही हूँ शायद उनका, किम जोंग योंग की ही बात कर ले तो उससे बड़े तो शायद हमारे मोदी जी हैं। कम से कम वो सब कुछ बता के करते हैं, सब कुछ लोगों को पता होता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। यहाँ तो पता ही नहीं होता कि आप ऐसा करेंगे तो आपके साथ ये हो जाएगा। यहाँ पर तो ये भी नहीं पता होता। यहाँ पर तो सब कुछ एकदम से ही हो जाता है, लॉकडाउन एकदम से हो जाता है, लोग मरते हैं, और हम क्या कहते हैं, इसकी ही बात करते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। तो बाहर बेगुनाह भी पिस रहे हैं कि उन्होंने बोला है, सारे मुस्लिम कंट्रियां जो है उन्होंने ये बोला है कि जितने भी भारतीय हैं उनको यहाँ से निकाल दिया जाए। जो क्योंकि वो इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं वहां पर। हाँ जी, जो वहां पर इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं कि उनको वहां से निकाल दिया जाए। और क्या कहते हैं, यहाँ से हम इंडिया, देखिए वहां पर उन्हीं की बुराई नहीं हो रही, वहां पर हर इंडियन की बुराई हो रही है। वहां पर हर इंडियन के बारे में लोग ऐसा सोचेंगे कि ये इंडियन है तो सारे इंडियंस ऐसे ही होंगे। हम अपने आप अपनी सोच बना लेते हैं कि ये इंडियन है तो सारे इंडियंस ऐसे ही होंगे, तो वहां पर भी यही हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आप जैसे, हम जैसे लोग जिसने कभी भी किसी के खिलाफ नफरत की बात नहीं करी, वैसे लोग भी पिस जाते हैं। हमारे बारे में भी आज वैसे ही लोग सोचते होंगे कि इंडियन सारे ही ऐसे होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हर इंडियन के लिए बहुत दुख की बात है कि बाहर की कंट्रीज हमें ऐसा सोच रही है। कहाँ हम सोने की चिड़िया के नाम से जाने जाते थे, और आज ये हो गया है कि आज हमारे यहाँ भारत रेप में पहले नंबर पर आ गया है। लोग धार्मिक हिंसा में हमारे यहाँ भारत टॉप 14 देशों में से एक है, टॉप 14। यहां तक कि पाकिस्तान से भी हम ऊपर हैं, पाकिस्तान भी हमसे नीचे है, पाकिस्तान से भी ऊपर बढ़कर हमारे यहाँ धार्मिक हिंसा होती है। और हम यहाँ पर ये क्या बात करते हैं कि हमारे यहाँ सेक्युलर कंट्री है। कम से कम पाकिस्तान अपने आप को सेक्युलर कंट्री तो नहीं कहता। हम तो सेक्युलर होने के बाद भी यहाँ पर धार्मिक हिंसाओं का सामना करते हैं। यहाँ पर धार्मिक हिंसा सेक्युलर होने के बाद भी करते हैं। लोकतांत्रिक देश कहते हैं आप इसे, लोकतांत्रिक देश तो अब बचा ही नहीं है। हमारा संविधान खत्म हो रहा है, हम संविधान खतरे में है, और लोकतंत्र की बात करते हैं हम यहाँ पे। लोकतंत्र बचा ही कहाँ है। लोग अपने किसी भी सरकार के खिलाफ अगर आवाज उठाते हैं, उनकी आवाज मुंह बंद करने के लिए उनको जेल में डाला जाता है, उनके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, उनको बदनाम किया जाता है, उनको वेश्या बोला जाता है। ये है लोकतांत्रिक कंट्री हमारी, ये है हमारा भारत। एक आखिरी सवाल मैं आपसे यहाँ लेना चाहूंगा, क्योंकि हमने देखा था 2 महीने पहले तबलीगी जमातियों के लिए किस तरीके की नफरत फैलाई गई थी। जी न्यूज में कोरोना जिहाद जैसे बातें बताई गई। अब जी न्यूज में ही 28 कोरोना पॉजिटिव केसेस मिले हैं, जिसे अभी तक जी न्यूज को सील नहीं किया गया है। यहाँ अगर गली में किसी एक को मिल जाता है तो पूरी गली क्वारंटाइन कर दी जाती है, लोगों को घरों में ही हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। किस तरीके से देखते हैं इन चीजों को, जो नफरत फैला रहे थे अब ही इस चीज का शिकार हो रहे हैं? जी न्यूज की अगर हम बात करें तो जी न्यूज के बारे में तो मैं सोचती हूँ कि जी न्यूज जो है वो कोरोना का मरकज बन चुका है ना। अब तो वो कोरोना मरकज बन चुका है। हो सकता है इसमें पाकिस्तान की कोई साजिश रही हो, जैसा कि सुधीर तिहाड़ी कहता ही है हमेशा कि हो सकता है इसमें पाकिस्तान की कोई साजिश हो, इसमें हो सकता है कि पाकिस्तान से कोई लोग आए हो वो कोरोना फैला रहे हो सकता है इसमें 2 प्रकार की जिहाद होती हैं, एक ये वाली जिहाद होती है, एक वाली जिहाद होती है, और हम आपको डिस्क्राइब करेंगे कि कौन कौन से जिहाद कैसे कैसे होती है। तो जनाब अपने जी न्यूज के बारे में बताइए। आपके अभी 28-29 पेशेंट आए हैं, तो मैं बताना चाहूंगी सिर्फ 51 लोगों का टेस्ट हुआ है, उनमें से 28-29 लोग पकड़े गए हैं। उन 29 लोगों ने कितने लोगों को कोरोना फैलाया होगा? तो ये कोरोना जिहाद नहीं है, यानी जी न्यूज भी कोरोना जिहाद में हम बोलेंगे कि आप भी जिहादी हैं, आप असली जिहादी हैं। कम से कम उन लोगों को मालूम नहीं था, वो लोग फंस गए थे, आप तो छुपे पड़े थे, आप अपने जी न्यूज में छुपे पड़े थे। आपको पता था कि यहाँ पर हमें कोरोना हो सकता है, आप काम करते रहे, आप लोगों को कोरोना फैलाते रहे। आपको यहाँ तक कि इस सुधीर तिहाड़ी का अभी तक कोई टेस्ट तक नहीं हुआ है कोरोना का। मैं चाहती हूँ इस सुधीर तिहाड़ी का टेस्ट हो, और इसको 14 दिन के लिए नहीं, जैसे ही इसने जमातियों के लिए बोल बोलकर जिहादी जिहादी करवाया,
28 दिन के लिए उनको क्वारंटीन करवाया। इसको भी ऐसे ही क्वारंटीन करना चाहिए। और जी न्यूज के सारे पत्रकार नहीं कहूंगी, उनको दलाल पत्रकारों को, सबको कोरोना की वजह से, क्योंकि उनको कोरोना है, ऊपर वाला करे शायद वो ठीक हो जाए, मैं उनकी बुरे के लिए उनकी प्रार्थना नहीं करूंगी, पर फिर भी ये बात कहूंगी, क्योंकि हम उनकी उतने गिरे हुए नहीं हैं, पर फिर भी मैं ये बात कहूंगी कि जो ऊपर वाला होता है वो सब देखता है। जो करोगे वो ही भरोगे। नफरत करोगे ना तो नफरत ही पाओगे। आज हर जमाती, अगर आप कहते हैं कि उनको कोरोना हुआ, उन्होंने अपने क्या कहते हैं प्लाज्मा दे देकर लोगों की जान बचाई है। अब मैं ये देखना चाहूंगी कि जी न्यूज लोगों के लिए क्या करता है। आपने कितने लोगों को, आप तो मजदूरों के बीच में जाकर भी वहां पर रिपोर्टिंग करते हैं, तो सोचिए आपने एक मजदूर कितने सारे मजदूरों से मिलता है, आपने कितने मजदूरों को कोरोना फैलाया होगा। आपने 2900 से 29,000 को कोरोना फैलाया होगा। उनका टेस्ट कौन करेगा? कहां से आएंगे लोग? कहां से आएंगे डॉक्टर्स? या फिर डॉक्टर्स के ऊपर हम फूल बरसाते रहेंगे, सिर्फ उनको पीपी किट्स नहीं देंगे, डॉक्टर्स पीपी किट्स की वजह से मरते रहेंगे और हमारी सरकार गुणगान करते रहेगी। हमारा ये सुधीर तिहाड़ी, ये अमीश देगवन, कुछ दलाल पत्रकार अपनी सरकार की तारीफें करते रहेंगे और खुद के जो पूरा स्टूडियो है उसमें कोरोना पेशेंट्स लेकर अपने साथ घूमेंगे और बात करेंगे यहाँ पे जिहादी कोरोना की, यहाँ पे जिहाद की बात करेंगे। शर्म आनी चाहिए।